होल्डिंग का हम लोग पार्ट 1 एक क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके पूरा डाल दिया था यूट्यूब में। उसी टाइप का क्वेश्चन आज फिर करेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसमें कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आज स्ट्रेटेजी अलग होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के जो बेसिक बात है उसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019, मतलब 31 दिसंबर 2019 का आपको बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर। उसके बाद बोलता है ओ लिमिटेड और पी लिमिटेड दो का बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो उसमें अब बैलेंस शीट क्या तो पढ़े, फिर भी पढ़ देना। शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, अच्छा जनरल रिजर्व है, पीएल अकाउंट है, दो तरह का रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद है आपका करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, नॉन करेंट एसेट्स, अच्छा ध्यान देना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, टेंजिबल है। ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सामने वाला किसके कॉलम में ये अमाउंट है, तो ध्यान से देखो ओ लिमिटेड के कॉलम में अमाउंट है। तो मतलब जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना 1500 इक्विटी शेयर एट द रेट 120 ईच इन पी लिमिटेड है। मतलब आपके यहाँ पे दो कंपनी है, एक ओ लिमिटेड है, बोर्ड पे देखिए, एक कौन सा लिमिटेड है, ओ लिमिटेड है, और एक पी लिमिटेड है। तो ओ लिमिटेड के कॉलम में ना अमाउंट है, कितना कितना अमाउंट है, 1,80,000 और 36,000, दो अमाउंट आपको ओ लिमिटेड के कॉलम में मिलेगा। ठीक है। तो ये जो ओ लिमिटेड का है ना, ये इन्वेस्टमेंट किसका है, ओ लिमिटेड का है। तो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, तो बोर्ड पे देखिए ओ लिमिटेड कर रहा है, किस में कर रहा है सर, कैसे पता चला, तो आप वहां पे देख सकते हो 1500 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हेडिंग है ना क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ है 1500 इक्विटी शेयर एट द रेट 120 ईच इन पी लिमिटेड है। मतलब जो ये ओ लिमिटेड है ना, पी लिमिटेड का 1500 इक्विटी शेयर खरीदा है। ठीक है। ओ लिमिटेड पी लिमिटेड का 1500 इक्विटी शेयर खरीदा है, और साथ साथ में वो 412% डिवेंचर भी खरीदा है। खैर डिवेंचर खरीदने से, जो डिवेंचर खरीदने से कोई इसमें होल्डिंग से ये नहीं हो सकता है, क्या बोल सकते हो, ऑनरशिप को लेके प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बट ये जो ओ लिमिटेड जो है ना, पी लिमिटेड का जो 1500 इक्विटी शेयर खरीदा है ना 1500, इस पे जरूर उसका होल्डिंग आएगा, जरूर उसमें निकालेंगे, स्टेप 1 में तो बताएंगे। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है करेंट एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश का पार्ट है। ये क्वेश्चन काफी छोटा है, इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहा है ताकि आपका बेस और स्ट्रांग हो जाए। आगे हम लोग और टफ टफ क्वेश्चन करेंगे। तो बोला है ए नंबर, ओ लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर इन पी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है ना कब एक्वायर किया है, तो आप मान लीजिएगा ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही एक्वायर किया है। हम आपको बोले थे होल्डिंग कंपनी का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक कब एक्वायर करता है, साल के स्टार्टिंग में, और एक साल के मिड में। तो अभी तक हम लोग मिड वाला नहीं किया है, दोनों का दोनों स्टार्टिंग में किया है। तो ये क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट दिया है वो है 31 दिसंबर 2019, ये बैलेंस शीट है। ठीक है। बैलेंस शीट क्या 31 दिसंबर 2019, और इसका बिगनिंग डेट कुछ बोला नहीं है, तो आप मान लीजिएगा 1 जनवरी 2019 को, मतलब बिगनिंग डेट हम लोग क्या मान रहे हैं 1 जनवरी 2019 को। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे एडजस्टमेंट अच्छा से पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ व्हेन ओ लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ पी लिमिटेड, मतलब जब ओ लिमिटेड एक्वायर कर रहा है पी लिमिटेड का शेयर, तो जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड शोड दैट 30,000 एंड 4,000 डेबिट बैलेंस। मतलब समझते हैं, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेस है, बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो क्या, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दिया है 31 दिसंबर 2019 का, ये बैलेंस शीट बनाने का डेट है, और बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में यही दिया है। एक्वायर करने का डेट क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो मान लेना साल के स्टार्टिंग में किया होगा। तो 1 जनवरी 2019 को वो क्या कर लिया, एक्वायर किया। अब समझते हैं, जिस दिन वो एक्वायर किया ना, कौन कर रहा है एक्वायर, ओ लिमिटेड कर रहा है, किसको कर रहा है, पी लिमिटेड को। अच्छा होल्डिंग सब्सिडियरी अभी कैसे डिसीजन होगा, आपको चेक करना पड़ेगा ना, 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर करेगा तब। अभी फिलहाल हम ये पकड़ रहे हैं कि ओ लिमिटेड एक्वायर कर रहा है पी लिमिटेड को, तो ओ लिमिटेड जो एक्वायर कर रहा है वो जिस दिन एक्वायर किया उस दिन उसको दो चीज मिला, एक मिला जनरल रिजर्व,
कितना मिला जनरल लीजर बता पाओगे? 30,000 और एडजस्टमेंट नंबर 1 में, और एक मिला पीएल और लॉस है। ये कैसे पता चला? डेबिट बैलेंस। जो हम लोग पार्ट 1 में भी क्वेश्चन किया था ना, वहां पे भी यही लॉस ही था, तो यहाँ पे भी लॉस है, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर करोगे उस दिन कोई भी लॉस आपको मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बच्चा लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम लोग कैपिटल प्रॉफिट को ही बोलते हैं, और कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करता है। ये जो बात बोला अभी हम बोर्ड पे भी दिखाएगा जब सॉल्यूशन करेगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है? क्रेडिटर ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 गुड्स सप्लाइड बाई ओ लिमिटेड। तो यहाँ पे ऊपर में देखो, जो पी लिमिटेड का जो क्रेडिटर है ना, पी लिमिटेड पहले देखो, पी लिमिटेड का बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड देखिए, हम देख लिया 25,000 है ना, उसमें 10,000 ऐसा पैसा देना है उसको, पी को, बोर्ड पे भी देख सकते हो, पी को 10,000 ऐसा रुपया देना है। कितना रुपया देना पी को? 10,000। जो सामान किससे लिया है? वो ओ से लिया है, तो मतलब एक ही पार्टी पड़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा इंटर, इसको बोल सकते हो म्यूचुअल सेटअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओ और पी अब दोनों एक हो जाएगा, क्योंकि ओ का कंट्रोल किसके ऊपर आ गया? पी के ऊपर आ गया, और एक ही पार्टी जब सेल परचेस करके रखेगा, लेन देन रहेगा, तो उसको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग म्यूचुअल सेटअप करेंगे 10,000 का। आगे जानते हो क्या झमेला हुआ? आगे देखो क्या बोला, द क्रेडिटर ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 गुड्स फॉर सप्लाइड बाई ओ लिमिटेड, मिला एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। मतलब जो भी गुड्स सप्लाइड किया है, कौन सप्लाई किया है? ओ जो शेयर एक्वायर कर रहा है वो किसको सप्लाई कर रहा है? पी को। तो वो जो भी सप्लाई पी को कर रहा है ना, उसमें 20% प्रॉफिट मिला के बेच रहा है, तो पक्का जो स्टॉक नहीं बिका होगा ना उसका अनरियलाइज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो देखते हैं एक बार। उसके बाद बोलता है हाफ ऑफ द गुड्स वेयर स्टिल इन स्टॉक। जो 31 दिसंबर 2019 में जो स्टॉक है ना, किसका स्टॉक देखेंगे बोलो तो? पी लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि देखो भेज कौन रहा है? ओ। ठीक, भेज कौन रहा है? ओ भेज रहा है ना, तो स्टॉक किसके पास बचा हुआ है? पी के पास बचा हुआ है। प्रॉफिट कौन मिलाया है? ओ मिलाया है। अब ये दोनों कंपनी एक हो रहा है, तो जबरदस्ती का तो प्रॉफिट मिला हुआ है ना। हाँ, यदि ये भेजा हुआ स्टॉक बाहर बिक जाता तब आपको प्रॉफिट हटाने का दरकार नहीं है। तो इसमें देखो आधा क्या हुआ है? आधा बिक चुका है, बट हाफ स्टॉक क्या हो चुका है? बिका नहीं। तो हाफ में तो प्रॉफिट आप मिला के रखे हो ना, वो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक बार ना थोड़ा ये जो दो एडजस्टमेंट जो पढ़ाया ना, इसको हम पहले बी नंबर एडजस्टमेंट को एक और बार अच्छा से समझाना चाहता है। ठीक है, ये मेरा बोर्ड दिख रहा है, तो देखिए बैलेंस शीट एक बार हम थ्रूली लेता है, बैलेंस शीट समझते हैं एक बार। इधर क्रेडिटर कितने लोगों का लेंगे? क्रेडिटर है आपका, एक है ओ लिमिटेड का और एक पी लिमिटेड का, दोनों का क्रेडिटर ले लेंगे। दोनों का कितना कितना बैलेंस है? ओ का 40,000 है, ओ का 40,000 है, 25 है, और ओ का कितना क्रेडिटर? 40,000 और 25,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट नंबर बी नंबर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 65,000 का लाइबिलिटी हो गया। कंसोलिडेशन में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, दोनों का लाइबिलिटी लिख लेंगे, जो आपका होल्डिंग का भी होगा और सब्सिडियरी का भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग म्यूचुअल सेटअप करेंगे। ये म्यूचुअल सेटअप क्यों माइनस होगा? एमएस मतलब म्यूचुअल सेटअप क्यों माइनस होगा? क्योंकि देखो जो भेज कौन रहा है? पी। ठीक, तो पैसा कौन पाएगा? पी पाएगा ना। अब पी अपने ही पार्टी से पाएगा क्या? क्योंकि पी और वो तो दोनों एक हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पी का जो लाइबिलिटी है ना वो 10,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना हजार से कम हो जाएगा? जितना का क्रेडिटर में इंक्लूड रहेगा। तो देखो यदि आप लाइबिलिटी साइड में माइनस करोगे तो आपको तो इसका इफेक्ट एसेट साइड में भी देना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा एसेट साइड में। एसेट साइड में एक बार आइए, आ गए? तो देखिए एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल है, जिसको हम लोग डेटर बोलते हैं, डेटर। तो यहाँ पे ओ लिमिटेड का डेटर बताओ कितना है? ओ लिमिटेड का डेटर है सर आपका 60,000 और 30,000 पी का है, और पी का कितना है? 30,000 30,000। तो टोटल कितना हो गया?
90,000। क्या इसमें से माइनस होगा? हाँ होगा। तो आंसर है होगा। बता रहे हैं क्यों। देखिए दोनों तरफ आप इफेक्ट नहीं दिखाओगे तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। तो देखो 10,000 इधर भी माइनस हुआ, 10,000 इधर भी। बता रहे क्यों माइनस हुआ। किसके क्रेडिटर में इंक्लूड था? सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी कौन है? जो बिक रहा है, पी। और किसके, यदि ये इसके लिए क्रेडिटर है तो इसका क्या होगा? डेटर। मतलब पी लिमिटेड का डेटर होगा। तो किसी के लिए वो डेटर है ना, मतलब ओ के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, एक के लिए क्रेडिटर हो जाएगा तो दूसरे के लिए क्या होगा? डेटर होगा। इसीलिए दोनों जगह से माइनस होगा। अब आपको हम दूसरा समझाता है। जो वो वाला था ना, एडजस्टमेंट नंबर कितना है? ये एडजस्टमेंट नंबर सी था ना, बी में ही है क्या? हाँ बी में ही है, सॉरी ये बात बी में ही लिखा हुआ है। ये जो स्टॉक भेज रहा है ना एक दूसरे को, हाँ इसमें 10,000 में वो कौन है? होल्डिंग कंपनी है। वो जो पी को बेच रहा है तो इसमें प्रॉफिट मिला के बेच रहा है। यदि ये स्टॉक वो बाहर बेच देता है, सब्सिडियरी बाहर बेच देता है, तब तो ठीक है क्योंकि प्रॉफिट मिलाए थे, प्रॉफिट हो गया। बट इसका 50% स्टॉक किसका बोलो तो? जो पी भेजा है उसका 50% स्टॉक क्या हुआ है? मार्केट में बिका नहीं है। तो आप तो प्रॉफिट मिलाए हो, वो प्रॉफिट हटाओगे। तो प्रॉफिट कहां से हटाएंगे? सर प्रॉफिट मिला कहां पे होगा? स्टॉक में मिला होगा। कहां मिला होगा? स्टॉक से प्रॉफिट हटाओगे ना, तो कितना हटाओगे वो हम कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, जितना प्रॉफिट हटाओगे ना, इधर से प्रॉफिट हटाओगे, ठीक, तो इधर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी एडजस्ट करना होगा, नहीं तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। डबल इफेक्ट आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। इधर से आप स्टॉक हटाओगे, ठीक है, तो इधर से आपको क्या हटाना पड़ेगा? प्रॉफिट भी गिराना पड़ेगा। जैसे इधर से म्यूचुअल सेटअप किए तो उधर भी म्यूचुअल सेटअप होगा। वैसे ही एक तरफ आप एसेट्स गिराओगे तो दूसरे तरफ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिराना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। बिल्स एक्सेप्टेड बाय ओ लिमिटेड आर इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। मतलब जो बिल्स जो एक्सेप्ट किया है वो ओ लिमिटेड एक्सेप्ट किया है कि हम पैसा देंगे। वो ड्रॉवर कौन है? पी के फेवर में, मतलब ये हुआ है। तो एक जगह से बिल्स रिसीवेबल से माइनस करेंगे तो दूसरे जगह से बिल्स पेबल से। ये भी म्यूचुअल सेटअप है जैसे डेटर क्रेडिटर वाला था। उसके बाद देखिए फिक्स्ड एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड आर ओवर वैल्यूड। अब सुनो, हाँ फिक्स्ड एसेट्स यदि ओवर वैल्यूड है तो कम करेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स जितना से कम करेंगे? 20,000 से कम करेंगे ना। तो एक तरफ एसेट्स गिरा है तो इधर क्या गिरेगा? पीएल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? कितना से गिराओगे? बस आपको यदि डबल इफेक्ट करना आ गया तो आप अपने कैलकुलेशन से कर लीजिएगा कंसोलिडेशन बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो फटाफट हम लोग पहले वर्किंग करते हैं। ये मेरा बेसिक था, समझा दिया। अब फटाफट समझते हैं, ठीक है, कि आगे हम लोग को क्या करना है। देखिए स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ कंट्रोल सर। हाँ, स्टेप 1 हम लोग निकालेंगे डिग्री ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब शेयर होल्डिंग। ठीक है, स्टेप 1 ये वर्किंग ही है, समझ जाओ ये वर्किंग ही है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक आपको वर्किंग ही मिलेगा, स्टेप 5 और 6 तक। उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका नोट्स ऑन अकाउंट बनाएंगे। सर पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए तब मजा आएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो ओ लिमिटेड कितना शेयर खरीदा है? 1500। तो ओ लिमिटेड का होल्डिंग पहले निकालेंगे ना। तो यहाँ पे किसका होल्डिंग निकाल रहे हैं अभी हम लोग? ओ लिमिटेड का शेयर होल्डिंग निकाल रहे हैं, शेयर होल्डिंग। तो ओ लिमिटेड कितना शेयर खरीदा है? 1500 शेयर। अब सुनो, आप अब जाइए बैलेंस शीट में, आसानी से पहले बैलेंस शीट से जाओ, समय ले लो। बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में जाके देखो पी लिमिटेड का कितना शेयर है। पी लिमिटेड का 2 लाख रुपया है। शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। और फेस वैल्यू देखो ब्रैकेट में 100 है, 100 है। तो 2 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो 2000 शेयर आएगा। तो ये 2000 शेयर है, किसका है? 2000 शेयर किसका है? पी लिमिटेड का है। ठीक है, इसको खरीदा कौन है? 1500 ओ लिमिटेड। तो इसीलिए ओ लिमिटेड का शेयर होल्डिंग निकल रहा है किसमें? पी लिमिटेड में। इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? ये 75% आ गया। तो मतलब 60% से ज्यादा है कि नहीं है? तो ये आपका
होल्डिंग कंपनी बन गया। कौन होल्डिंग कंपनी बनेगा? ओ लिमिटेड। अब आइए पी लिमिटेड का खुद का कितना है, खुद का होल्डिंग, तो टोटल शेयर कितना है? 1500 टोटल, हाँ 50 से ज्यादा होना चाहिए। टोटल शेयर कितना? 1500। और पी लिमिटेड का खुद का टोटल शेयर कितना है? 2000। सर इसका 500 ना बन रहा है, इसका 500 ना बचेगा। हाँ सॉरी, इसका तो 500 बचेगा ना, क्योंकि 2000 टोटल है, जिसमें से 1500 खरीद लिया ओ लिमिटेड, तो बचा 500 कौन खरीदेगा? पी लिमिटेड। मतलब खरीदेगा क्या? उसके पास है, सॉरी खरीदेगा नहीं, उसके पास है, वो होल्ड करके रखा है, तो 25% आ गया पी लिमिटेड का। अब हम एक पिक्चर क्लियर करता है, इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। आपको करना क्या, देखिए ये जो बाबू पी लिमिटेड कंपनी है ना, इसका टोटल 100% जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, हाँ इसका टोटल कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है? 100%। इसमें से 75% बाबू खुद कौन होल्ड करके रखा है? ओ लिमिटेड, जो उसका 1500 शेयर एक्वायर कर लिया था। और 25% कौन करके रखा है? पी लिमिटेड। हाँ, पी लिमिटेड का खुद का अदर शेयर होल्डर है। पी लिमिटेड का किसका शेयर होल्डर है? खुद का शेयर होल्डर है, तो इसको आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलिएगा, जो छोटा आदमी है, और इसको आप बोलिएगा होल्डिंग कंपनी। पी लिमिटेड को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। पी लिमिटेड को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। सॉरी, ओ लिमिटेड को क्या बोलेंगे? जो 75% खरीदा होल्डिंग कंपनी, और जो बचा 25% उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। तो स्टेप 1 मेरा इतना ही था, ठीक है। ओ लिमिटेड और पी लिमिटेड में किसका कितना शेयर है वो निकालेंगे। अब एक बार लास्ट कंक्लूजन हम आपको बता देता है। देखो आप ध्यान से देखिए, ओ लिमिटेड कंपनी शेयर पी का खरीद रहा है, क्योंकि इसीलिए ओ लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट साइड में वो दिया हुआ है। आपको पता कैसे चला? आप बैलेंस शीट जब देखोगे तो इन्वेस्टमेंट किसके कॉलम में है? ओ लिमिटेड के कॉलम में। खरीदा किसका शेयर है? पी लिमिटेड का। पी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है? 2000, जिसमें से 1500 शेयर कौन खरीद लिया? ओ लिमिटेड खरीद लिया। पी लिमिटेड का टोटल शेयर है 2000, 1500 ओ खरीद लिया, तो 75% हो गया। बाकी 25% किसका शेयर है? पी लिमिटेड का खुद का शेयर होल्डर है, जो अदर शेयर होल्डर है ना, 25%, ठीक है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में बच्चा लोग को दिक्कत आता है, आज हम लोग इसको और अच्छे से क्लियर करेगा। यदि किसी को फर्स्ट वीडियो में समझ में नहीं आया होगा, आज कोशिश करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो बेकार है, इसको एग्जाम में नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये एग्जाम में ये लिखना है आपको, ठीक है। ये होल्डिंग खाली आपको दिखाना है स्टेप 1 का। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा? हाँ, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड, या प्रॉफिट नहीं लिख के लिख लो कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ये भी लिख सकते हो। कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपको असुविधा हो रहा है क्या? तो स्लैश देकर रिजर्व भी कर दो, ठीक है। हम आपको बता दें ना, जो कैपिटल प्रॉफिट है ना, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता है एरो देके, इसको प्री एक्विजिशन बोलते हैं। प्री एक्विजिशन क्यों बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट को? क्योंकि जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर करते हो ना, उस दिन तक का प्रॉफिट जो रहता है वो कैपिटल प्रॉफिट बनता है। और जिस दिन बिजनेस एक्वायर कर लेते हैं और क्लोजिंग डेट तक जो होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट या रिजर्व में जाता है, इसको पोस्ट एक्विजिशन बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। पोस्ट एक्विजिशन आज समझने का फिर से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन में आप देखिए मेरे पास कितना चीज है? 2 चीज है, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल है बैलेंस शीट पे देखो, और एक जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस है, 2 ही चीज है। यदि रीवैल्यूएशन रिजर्व होता तो 3 कॉलम भी बन सकता था, ठीक है। तो चलिए आइए, फिलहाल हम लोग करता है इसको पर्टिकुलर, और कितना अमाउंट कॉलम होगा? 3। एक कैपिटल प्रॉफिट और एक रेवेन्यू प्रॉफिट, और एक क्या होगा? रेवेन्यू रिजर्व। 3 कॉलम होगा रेवेन्यू रिजर्व। तो इसको कंफ्यूज मत होना, कितना कॉलम होगा बाबू? 3 कॉलम होगा। ये हो गया रेवेन्यू रिजर्व, वही जनरल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जाइए, बैलेंस शीट में जाइए, क्योंकि जो मेहनत है आपको ये वर्किंग में ही है। वहां पे आप बैलेंस शीट पे देखो, रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग दिया हुआ है, और नंबर 1 है जनरल रिजर्व,
और जनरल रिजर्व कितना है? पी लिमिटेड का पी लिमिटेड का 40,000। वो 40,000 जानते हो कब का है? 31 दिसंबर का है, क्योंकि ऊपर में बैलेंस शीट देखो कब का दिया हुआ है, 31 दिसंबर का है कि नहीं है, मतलब वो क्लोजिंग है। तो आपको ये चेक करना होगा कि जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए उस दिन जनरल रिजर्व कितना है। तुम लोग के पास क्वेश्चन नहीं है? 30,000 जिस दिन आप क्वेश्चन बिजनेस एक्वायर किए थे ना, उस दिन जनरल रिजर्व आपका कितना था? 30,000। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है, ठीक है। तो आप नंबर 1 हेडिंग डालेगा जनरल रिजर्व। इसको पहले आपको अलग करना होगा कौन सा इसमें कैपिटल प्रॉफिट है और कौन सा इसमें रेवेन्यू रिजर्व में जाएगा। जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व को ही बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जिस दिन आप खरीदे हो, ध्यान दो, जिस दिन आप खरीदे हो ना उस दिन आप एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो जनरल रिजर्व का बैलेंस 30,000 था, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि जब आप एक्वायर किए थे उस दिन का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद अब आपको प्री और पोस्ट अलग अलग करना होगा। ये प्री है, ये पोस्ट है। रेवेन्यू जो भी रहता है ना, ये दोनों पोस्ट है। रेवेन्यू जो भी होता है वो पोस्ट होता है। तो आपको प्री और पोस्ट अलग करना होगा। किसको अलग करना होगा? प्री एक्विजिशन मतलब कैपिटल प्रॉफिट को अलग करना होगा और रेवेन्यू को अलग करना होगा। तो आप बताइए कि बैलेंस शीट के हिसाब से कितना है जनरल रिजर्व? तो आप सिंपल सा एज पर बैलेंस शीट में जाइए। बैलेंस शीट के हिसाब से आप बता रहे हो 40,000 है। फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम में नहीं, पर्टिकुलर में ही लिख लिया, ठीक है। जिसमें से प्री कितना था? 30,000 माइनस कर देंगे। तो प्री कितना था? 30,000 सर प्री लिखिए, चाहे एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन लिखो, दोनों एक ही मतलब होता है। तो चलो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था पहले से? 10,000, 30,000, सॉरी 30,000 था। तो सुनिए, ध्यान से सुनो, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए थे उस दिन जनरल रिजर्व 30,000 था और क्लोजिंग डेट में जनरल रिजर्व कितना था? सर क्लोजिंग डेट कौन सा है? जो बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ है ना, जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया है वो पी लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे सारा कहानी हम लोग पी लिमिटेड से करेंगे। ओ लिमिटेड का तो हम सारा ही ले लेंगे। हमको शेयर किस में देखना है? पी लिमिटेड में। पी लिमिटेड में 2 हिस्सा होगा, एक खुद का मेरा 75% और एक 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे पी लिमिटेड का ही सारा डिस्कशन करेंगे। ओ लिमिटेड में कुछ जो खुद का बैलेंस शीट बनाओगे तो टोटल लोगे, उसमें किसी को थोड़ी ना देना है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये जितना भी हम लोग रिजर्व और पीएल का बात करेंगे ना, तो पी लिमिटेड का ही बात करेंगे। तो बताइए, जब बिजनेस एक्वायर हुआ था तो फ्री फंड का 30,000 आया, अब क्लोजिंग डेट में कितना हो गया? तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बन गया? ये करेंट ईयर का है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट में मत लिखिएगा, इसमें पीएल का आइटम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग रेवेन्यू रिजर्व में लिखेंगे 10,000, यहाँ लिखेंगे। किसी को कोई असुविधा है? नहीं है, ठीक। इसके सामने लिखिएगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हल्का सा। ये 10,000 यहाँ आएगा। ये प्री हो गया और ये पोस्ट हो गया। ये दोनों पोस्ट है। जो रेवेन्यू है ना वो पोस्ट, हम बोर्ड पे भी अच्छा से लिख दिया है। पोस्ट और प्री को कैसे अलग करेंगे? जिस दिन आप एक्वायर किए हो वहां तक का प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए हो वहां तक का प्रॉफिट या रिजर्व प्री बन जाएगा, जिसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। और उसके बाद जिस दिन आप एक्वायर किए हो वहां से लेके क्लोजिंग डेट तक, जिस दिन आप एक्वायर किए हो वहां से लेके क्लोजिंग डेट तक क्या बन जाएगा? पोस्ट। पोस्ट होता है करेंट ईयर का अर्निंग, ठीक है। पोस्ट का प्रॉफिट पीएल में जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा। जो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा, ठीक है। तो चलिए, वो क्या सल्टा दिए। आगे देखिए, फिर आप बैलेंस शीट पे जाइए और वहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच सोच के आस्ते आस्ते चलना पड़ेगा। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था? जब आप बिजनेस को एक्वायर किए तो कितना था? 10,000 नहीं, शायद जब आप बिजनेस को एक्वायर किए ना तो लॉस होगा। देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखिए, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर किए उस दिन 4,000 का लॉस है। हम क्वेश्चन भी पढ़ देता है एक बार आस्ते आस्ते, कोई हड़बड़ी का बात नहीं। ओ लिमिटेड एक्वायर द शेयर ऑफ पी लिमिटेड,
द जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड, देखो ये दोनों किसका बैलेंस बता रहा है, पी लिमिटेड का। शो बैलेंस 30,000 और 4,000 और ब्रैकेट में डीआर लिखा हुआ है, सॉरी डीआर बोल रहा है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है डीआर, ठीक है। तो ये लॉस हो गया इस दिन, तो लॉस कितना था बाबू 4,000, तो 4,000 लॉस हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। सर आपको कैसे, हाँ क्योंकि ये कब लिए मिला है मेरे को, एक्विजिशन के टाइम में मिला है, क्योंकि जिस दिन आप बिजनेस को एक्वायर करोगे उस दिन तक का प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्री एक्विजिशन बोलते हैं। उसके बाद का क्या होगा, रेवेन्यू, उसको पोस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये लॉस है तो इसीलिए ब्रैकेट में जाएगा, ये प्रॉफिट था तो प्लस था, ये लॉस है तो ब्रैकेट में माइनस में रहेगा। अब देखिए, अब फिर से प्री और पोस्ट अलग करना पड़ेगा, तो एज पर बैलेंस शीट कितना है, 10,000 का प्रॉफिट 10,000, क्लोजिंग डेट ये क्लोजिंग डेट पे है, माइनस कर ये क्लोजिंग डेट पे है। एज पर बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट से मिल रहा है, बैलेंस शीट में जाइए और पीएल अकाउंट का देखो, पी लिमिटेड का बैलेंस कितना दिया हुआ, 10,000 दिया होगा। अब यहाँ पे टेंशन का बात ये है ना कि ये लेस करेंगे एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो क्लोजिंग डेट ओपनिंग डेट में 4,000 का लॉस था, ऑलरेडी माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग डेट में ऑलरेडी क्या था, 4,000 लॉस और ओपनिंग डेट में प्रॉफिट हो गया। नहीं ओपनिंग में 4,000 लॉस था, फिर से गलती बोल दिया, जिस दिन खरीदे थे उस दिन 4,000 का लॉस था और क्लोजिंग डेट में मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसको समझाने के लिए हमको फिर लास्ट वाला फॉर्मूला ध्यान देना होगा। कैसे बताए थे, मान लो मेरा अक्वायर करने का डेट है 1 जनवरी 2019 और क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2019। इस दिन मेरे पास 4,000 का क्या था, लॉस था, और इस दिन मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो भैया ये लॉस प्रॉफिट में कैसे बदला, तो पहले ये लॉस को खुद प्रॉफिट काटा होगा, 4,000 कट के लॉस क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया होगा, जीरो, लॉस क्या हो गया होगा, जीरो। तो ये 4,000 जो इसको काटा है और खुद ये 10,000 में, जीरो से 10,000 में गया है, तो मतलब प्रॉफिट करेंट ईयर में कितना हुआ है, 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है, तो ये 4,000 पहले लॉस कटता, फिर उसके बाद ये लॉस जीरो हुआ होगा, फिर लॉस जब खत्म होगा तो वहां से 1 रुपया करके प्रॉफिट स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर ये 10,000 पे पहुंचा, तो 4,000 प्रॉफिट ये, 10,000 प्रॉफिट ये। कभी भी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा तो पहले लॉस कट के जीरो होगा, फिर जो प्लस पॉइंट होगा वो प्रॉफिट होगा। तो लॉस काटने वाला प्रॉफिट और लॉस रियल में जो प्रॉफिट दिख रहा है, तो टोटल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है, करेंट ईयर में 14,000 का प्रॉफिट हुआ होगा। इसको आप लोग साइड में कहीं नोट कर लेगा, जो भी यूट्यूब में देख रहा है आपको समझने के लिए, ठीक है। ये कौन सा डेट है, एक्वायर करने का डेट है, ये बैलेंस शीट का डेट है, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000, टोटल प्रॉफिट मेरे पास 40,000। ये पोस्ट में जाएगा सर, ये पोस्ट में जाएगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा, रिजर्व में मत डाल दीजिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये प्रॉफिट है, यहाँ पे बच्चा को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये कैसे आप कर दिए, तो आपको समझ के रखना होगा, ये लॉस था, ये प्रॉफिट था। लॉस पहले जीरो हुआ होगा, फिर 10,000 का प्रॉफिट है ही है, तो लॉस को जीरो करने के लिए 4,000 का प्रॉफिट लगा होगा और 10,000 का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाए, 14,000। तब जाके आपके पास 10,000 का प्रॉफिट बचा और 4,000 का लॉस खत्म हो गया, तो करेंट ईयर में आप 14,000 का प्रॉफिट अर्न किए हो। वो जो यहाँ पे हम चार्ट बताते हैं ना अभी, उससे भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे अब सुनो, इतना करने के बाद, ठीक है, अब आपको एडजस्टमेंट हमेशा देखना होगा कि क्या कोई एडजस्टमेंट ऐसा है जो पीएल अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो आइए, ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर डी, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड आर ओवर वैल्यूड बाई 20,000। तो ये एक्विजिशन के डेट का बात है, जिस दिन ये कुछ नहीं बोला तो एज्यूम कर लेना कभी भी रिवैल्यूएशन होगा ना तो एक्वायर्ड वाले डेट में ये डिस्कशन हुआ है, तो वो 20,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो जब 20,000 से ज्यादा है तो एसेट्स आप ओवर वैल्यूड करके रखे हो, तो उसको क्या करोगे, कम करोगे, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा, क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो 3 नंबर आइटम क्या निकल गया, सर वो जो एडजस्टमेंट है, हाँ, इसमें प्रॉफिट बढ़ा के स्टॉक बेचा था, हाँ, उसका इफेक्ट इसमें नहीं जाएगा, नहीं आएगा, बता दे रहे हैं क्यों नहीं आएगा, ठीक है। 1 मिनट, ये जो प्रॉफिट बढ़ा के जो स्टॉक, अच्छा 1 मिनट पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद समझा देते हैं, ठीक है।
चलो ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ ना, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आप क्या करके रखे हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आप फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा लिख के रखे हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा, क्योंकि ये प्री में जाएगा। कैसे पता चल गया सर प्री में जाएगा, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन होता है 99.99% क्वेश्चन में आपको प्री में ही बोलेगा, मतलब सॉरी एक्विजिशन के डेट में ही बोलेगा रिवैल्यूएशन। तो ये मानना पड़ेगा कि वो पी लिमिटेड का जो बैलेंस बता रहा है, क्योंकि जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करता है सारा एसेट्स लायबिलिटी देखता है तो एक्विजिशन डेट का ही रिवैल्यूएशन फिगर देखता है। तो उस दिन वो जरूर चेक किया होगा कि उसका जो वैल्यू है ज्यादा है तो कम करवाओ, कम करवाओगे तो एसेट्स का वैल्यू कम होगा, तो एसेट्स पे तो इफेक्ट जाएगा ही, साथ साथ में आपका प्रॉफिट भी तो कम होगा। अभी प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, ये मान रहे हैं हम लोग कि जिस दिन हम लोग बिजनेस एक्वायर किया है ना उसी दिन ये वैल्यूएशन हुआ है, तो एक्वायर के डेट में लॉस पता चला है ना, इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट में। कैपिटल वाला को आपको पता है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद आगे इसमें जाएगा नहीं, पोस्ट में नहीं जाएगा क्योंकि पोस्ट के समय का लॉस नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे डेप्रीसिएशन का जिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लास्ट क्लास में मेरे को बताए थे, पार्ट 1 वाला जो वीडियो था होल्डिंग का, उसमें हम लोग बताया भी था कि जो लॉस होने से आपको यदि एसेट्स कम हो रहा है तो डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, तो फिर वो डेप्रीसिएशन जो आप एक्स्ट्रा दिखा के रखा रहे हो वो बढ़ा दोगे। लॉस मतलब एसेट्स कम होने से डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, तो आप तो डेप्रीसिएशन ज्यादा दिखा के रखे हो तो बढ़ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन का रेट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम लोग उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यदि रेट रहता या कोई तरीका रहता जिससे पता चल सकता था तो फिर आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे चलिए, अब एक बच्चा का डाउट आया था, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए, बी में देखिए, वो जो क्रेडिटर ऑफ बी लिमिटेड है ना 10,000 गुड्स सप्लाइड बाय क्यू, मतलब क्यू सप्लाई किस, ओ सॉरी वो अपना होल्डिंग कंपनी, वो सप्लाई किसको किया, पी को, फिर वो गुड्स नहीं बेच पाया तो उसमें तो प्रॉफिट इंक्लूड है ना, क्योंकि वो लिखा हुआ है देखो, क्रेडिटर ऑफ पी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 गुड्स सप्लाइड बाय क्यू लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, ठीक है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वेयर स्टिल स्टॉक में है, मतलब देखो पी गुड्स बेच रहा है क्यू को और आधा स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, बेचा था 10,000 का, उसमें से आधा अभी भी क्या, हाँ सॉरी उल्टा हो जा रहा है यार, वो भेज रहा है पी को, तो पी के पास अभी भी 10,000 का से 50% स्टॉक पड़ा हुआ है 5,000 का, तो सर इसको आप प्री पोस्ट क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पे प्री पोस्ट हम लोग क्यों नहीं किया। तो देखिए समझिए इस चीज को, ये सारा का सारा प्रॉफिट कौन मिला के बेच रहा है, वो बेच रहा है, ठीक है, और किसके पास जा रहा है, पी के पास जा रहा है, ठीक है, और ये आपका क्लोजिंग डेट में है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये किसके पीएल में इंक्लूड है, हाँ ये किसके पीएल में इंक्लूड है, ओ वाला, मतलब होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में इंक्लूड है ये, और हम लोग जो प्री पोस्ट जितना भी कर रहे हैं ना वो सब्सिडियरी का कर रहे हैं, ठीक है। फिर से समझाता एक बार, ये जो प्रॉफिट है 1500 कौन भेजा है, होल्डिंग भेजा है, ओ भेजा है, तो ओ के प्रॉफिट में इंक्लूड है, और होल्डिंग का हम लोग प्रॉफिट से छेड़छाड़ नहीं करता है, हमको प्री और पोस्ट किसका निकालना है, सब्सिडियरी का, इसीलिए इसका कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे फटाफट करता है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग फटाफट इसको सल्टा देते हैं क्योंकि काफी इस पे समय ले लिया हम लोग, ठीक है। तो देखो इसमें 30,000 प्लस है, 4,000 माइनस है, 26,000 और 20,000, तो कितना आएगा, 6,000 प्रॉफिट आएगा। मतलब जब हम बिजनेस एक्वायर किया ना तो 6,000 का प्रॉफिट आया, और इधर रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया, 14,000 आया, और इधर 10,000 रिजर्व आया। अब ध्यान दीजिए ये टोटल निकला, इसमें दो लोग का हिस्सा है, एक है शेयर ऑफ माइनॉरिटी का जिसका 25% होल्डिंग है, किसमें है, सब्सिडियरी में, और एक है शेयर ऑफ ओ लिमिटेड, ओ लिमिटेड ही होल्डिंग है ना, इसका 75% शेयर है पी लिमिटेड में, तो पी लिमिटेड में इसका होल्डिंग 75% है तो ओ लिमिटेड होल्डिंग हो गया, ठीक है। हाँ
उसके बाद कितना है, तो 6,000 का 25% कितना होगा, 1500। अच्छा एक काम करो ना, इसको लेस कर दो ना, सबसे बढ़िया एक और तरीका है, कर ही दो। और सर एमआई को भी दिखाना टोटल में से यदि 25% का हिस्सा हटा दोगे तो होल्डिंग का हिस्सा अपने आप आ जाएगा, 4,500। ठीक है। और इसमें कितना है, 14,000 का 25% एमआई का है, कितना आएगा 3,500। 3,500। तो इधर कितना होल्डिंग का हिस्सा, 10,500 आएगा। यस सर। जनरल रिजर्व में भी करो, 2500। इसका 2,500, इसमें से टोटल में से माइनॉरिटी का है 7,000। 7,500। समझिए इस चीज को, ठीक है। फिर से एक बार बोलते हैं, ये जो टोटल आया ना, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, इसमें ना ये किसका हम लोग रिसर्च किया, मतलब छानबीन किया, हम लोग पी लिमिटेड का किया, सब्सिडियरी का। अब पी लिमिटेड में दो लोग हैं, एक खुद होल्डिंग है और एक उसका 25% माइनॉरिटी का, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। इसीलिए तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना, कैपिटल प्रॉफिट का, रेवेन्यू प्रॉफिट का। और दोनों कैपिटल और रेवेन्यू को इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल जाता है आपका इन्वेस्टमेंट से लेस होता है, एडजस्ट होता है। कैपिटल प्रॉफिट किससे एडजस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट से। और रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में जाता है, किस में जाता है, पीएल बोलो या रिजर्व में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट किससे एडजस्ट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व कंसोलिडेशन रिजर्व में जाता है। चलिए स्टेप 3 करता है हम लोग। स्टेप 3 क्या है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फटाफट निकालते हैं और इसको समझाते हैं। ये तो हाँ, इससे टफ आएगा एग्जाम में, मान के ही चलो, ठीक है। इसीलिए तो पहले छोटा छोटा सम्स करके आप इसको मजबूत कर लीजिए, उसके बाद 3-4 तो बड़ा बड़ा सम, और सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ, स्टेप कितना होगा ये, 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व दो में से कोई एक निकल सकता है, हैं। यस सर। ठीक है। तो इसको हम बताए थे कैसे करेंगे, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, सर शेयर किए हैं 1 लाख ऐसे आएंगे। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, तो हम लोग शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है, सर 1 लाख ऐसे आएगा। 1,80,000। डिवेंचर भी तो इन्वेस्ट किया और डिवेंचर में भी तो पैसा लगा है, तो दोनों में ही खर्च लगा है, हम लोग डिवेंचर भी ले सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर, 36,000। तो ये कहाँ दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, वो लिमिटेड ओ लिमिटेड का, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट है ना, किसमें है, सब्सिडियरी में है, ठीक है। तो इसमें 36,000 का, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2,16,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको टोटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2,16,000। हम लोग लास्ट क्लास में जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, एक ही था। यहाँ पे 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया और दोनों का दोनों सब्सिडियरी में होना चाहिए। सब्सिडियरी का इन्वेस्टमेंट यहाँ देखेंगे, अदर किसी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इतना खर्च किए हो, बदले में आपको क्या मिला, हम किसी को पैसा लगाएं तो बदले में हम क्या लिए हैं, तो देखो ना, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बदले में हम लोगों को क्या मिला, नहीं, देखिए बदले में हम लोग को क्या मिला, ध्यान दीजिए। बदले में हम लोग फेस वैल्यू लिए शेयर कैपिटल का, 1,50,000। फेस वैल्यू लेंगे शेयर कैपिटल का, तो पूरा शेयर कैपिटल कितना बताइए, सर पूरा शेयर था 1,500। नहीं, वो तो शेयर था ना, रुपया ही बताओ ना डायरेक्ट। तो 1.5 लाख 1.5 लाख पूरा 2 लाख था, 1.5 लाख है सर ना, 2 लाख था। 2 लाख शेयर का 75% तो हमको मिल गया ना। अच्छा वैसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लिखो ना, टोटल शेयर कैपिटल लेके लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप नंबर ऑफ शेयर से भी 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कितना शेयर मिला, 1.5 लाख का शेयर कैपिटल मिला, यस सर। और क्या मिला, और मिला आपको फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर भी तो मेरे पास आया, हाँ। लेकिन फेस वैल्यू लेंगे बाबू। तो टोटल कितना है डिवेंचर का वैल्यू, यहाँ गड़बड़ करोगे आप लोग। अब बैलेंस शीट में जाइए, हाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो चीज मेरे को मिलेगा ना। तो एक बार आप इन्वेस्टमेंट में जाइए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में, एसेट साइड में, क्वेश्चन में, वहां पे बी नंबर में देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है 412% डिवेंचर एट द रेट 90 ईच, वो 90 ईच पेड अप वैल्यू है, हाँ।
अब डिवेंचर का और प्रेफरेंस शेयर का कभी फेस वैल्यू नहीं पता रहता है तो आप 100 अज्यूम कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको ना फेस वैल्यू कंसीडर करना है, क्योंकि फेस वैल्यू वाला आइटम आपके पास आ रहा है। कभी भी हम किसी का शेयर और डिवेंचर खरीदते हैं तो फेस वैल्यू वाला आइटम आपके कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो इसका 100 मानेंगे, तो 400 डिवेंचर खरीदे हैं और एक का दाम, ऐसे तो पेड अप वैल्यू 90 था, इन्वेस्टमेंट किए 90 लगा, बट मेरे पास आया कितने का, तो यहाँ पे जो आप लेस कर रहे हो ना, आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास कितना का सामान आया है। तो आपको 40,000 का मिला डिवेंचर और 1.5 लाख का क्या मिला, शेयर। अब सुनो, जिस दिन हम किसी का बिजनेस खरीदा था उस दिन तक का सारा प्रॉफिट मेरे पास आया कि नहीं आया, हाँ, वो कैपिटल प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे लेस करना होगा। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है, तो आपको वो लेस करना होगा। तो शायद आपको याद होगा, हम इसलिए इसको खत्म नहीं किया। देखिए क्या लेस करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट, जिसको कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग प्री एक्विजिशन बोलते हैं, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन तक का प्रॉफिट। तो आप ध्यान दो, ओ लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ये 75% किसमें इन्वेस्ट करके रखा है, सब्सिडियरी में। तो इसको कितना कैपिटल प्रॉफिट मिला था, उस दिन 4,500 मिला। टोटल 6,000 प्रॉफिट बना था, जिसमें से 1,500 माइनॉरिटी इंटरेस्ट ले लिया और 4,500 कौन ले लिया, होल्डिंग कंपनी। तो मेरे को प्रॉफिट फ्री फंड का मिल गया 4500। मेरे बोले तो हम लोग किसके तरफ से सोच रहे हैं, होल्डिंग के तरफ से सोच रहे हैं, ठीक है। तो देखो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट किया 2,16,000 और उसके पास रिटर्न में बदले में आया कितना, तो 1,50,000 का शेयर कैपिटल, 40,000 का फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर और 4500 का कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट उसको बोलते हैं, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को बोलते हैं, जिस दिन आप बिजनेस एक्वायर करोगे वहां तक का प्रॉफिट को बोलते हैं। तो टोटल कितना वैल्यू आया आपके बिजनेस, बस 194,500। अब देखो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब आपको दो बात यहां से समझना होगा, या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा। अब आपको ये बता दें, आप कभी भी पैसा, ये पैसा आप दिए हो, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पैसा लगता है, इतना आप खर्च किए, बदले में आपको रिटर्न में कितना मिला, 194,500। तो आपको कम मिला ना, कम मिला मतलब सामने वाला को आप ज्यादा पैसा दिए, जब भी आपके पास कम आएगा, पेमेंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा देने का मतलब है कि आप उसके गुडविल का पैसा दिए हो, उसका गुडविल अच्छा था बोल के आप उसको पैसा ज्यादा दिए हो, तो यहाँ गुडविल आएगा 21,500, ये गुडविल आ गया। यदि हम पैसा कम देते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे 1,90,000 रहता और मेरे को कितना सामान मिल जाता, 194,500 का सामान आता, पैसा कम दोगे तो फायदा नजर आ जाएगा, क्योंकि पैसा कम दे रहा है और सामान ज्यादा आ रहा है। किसी का बिजनेस आप खरीदोगे तो पैसा कम दोगे और उसका सारा बिजनेस से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो आपके लिए फायदा है। तो फिर उस केस में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। इसको अच्छा से समझ लो, यदि किसी को क्वेश्चन में गुडविल है तो किसी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी होगा। आप यहाँ पे ज्यादा खर्च कर रहे हो, कम सामान आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है और ये पैसा आपके पास से जाएगा, तो आप यहाँ पे जब ज्यादा पैसा दोगे तो गुडविल होगा, और कम पैसा देंगे सामान ज्यादा आएगा। बेनिफिट कब होगा, जब पैसा कम लगेगा आइटम ज्यादा आएगा, पैसा कम लगेगा और आइटम ज्यादा आएगा जिस कंपनी को खरीदोगे, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदा, फायदा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये गुडविल है, गुडविल होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और कैपिटल रिजर्व होगा तो कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस में डालेंगे। कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस अभी बनाएंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में वही करेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता है, ठीक है। वो भी कर सकते हो, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग अपना स्टेप से ही चलता है ना, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट भी निकाल लो, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ चलिए समझते हैं, स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ऐसे तो हम लोग कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस करते हैं, बट एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट को पहले एडजस्ट कर दो, इसीलिए हम लोग पहले क्या करेगा, स्टेप नंबर 4 में क्या बना दिया अभी हम लोग, अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट कर देंगे। किसको, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये कैसे हुआ, अब जी भी जिसको समझ में नहीं आया समझ लो। देखो आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर बी में ओ लिमिटेड सामान किसको बेच रहा है, पी लिमिटेड को, तो इसके पास 10,000 का क्रेडिटर्स में इंक्लूड था, ठीक है, मतलब भेजा कौन था, ओ। ये ओ जब भेज रहा है तो कॉस्ट में प्रॉफिट मिला के भेज रहा है, रुक जाओ, कॉस्ट में प्रॉफिट मिला के भेज दिया 10,000 का, तो ये सेल प्राइस है, किसके लिए सेल प्राइस है,
किसके लिए सेल प्राइस है? ओ लिमिटेड के लिए, ओ लिमिटेड के लिए। पी लिमिटेड तो खरीद रहा है तो उसके लिए परचेज होगा, ठीक है। तो ओ लिमिटेड के लिए सेल प्राइस है। यदि ये पी लिमिटेड सारा स्टॉक बाहर बेच देता आउटसाइडर को, तब तो बल्ले बल्ले, मजे मजे एकदम, कोई टेंशन नहीं, खत्म खेला, कोई टेंशन नहीं, अनरियलाइज प्रॉफिट का टेंशन ही नहीं है। बट ये सारा स्टॉक नहीं बेच पाया, इसका हाफ वो क्या किया, बचा हुआ है। तो 40 से 10,000 का हाफ कितना होगा? 5,000। ये 5,000 का स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, जो कौन मिला के भेजा है? ओ लिमिटेड मिला के भेजा है। तो भाई ये तो जबरदस्ती का प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि पी भी हम ही है, ओ भी हम ही है, दोनों कॉन्सोलिडेट हो गया है, क्योंकि मेरा कंट्रोल पी पे आ गया है। इस तरह से तो प्रॉफिट कोई भी इन्फ्लेटेड कर लेगा, अपना जबरदस्ती का प्रॉफिट बढ़ा के दिखाएगा। तो इसीलिए कंसोलिडेशन बैलेंस नहीं, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने से क्या होता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा पोजीशन बनता है, ठीक है। तो आप तो किसी भी इन्वेस्टर को बेवकूफ बना दोगे, दोनों एक ही कंपनी खड़ा करोगे, किसी में सामान बेच दोगे, ज्यादा प्रॉफिट दिखा दोगे, तो फिर पी लिमिटेड का भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट तो दोनों को मिला का बन रहा है। तो फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बोला गया कि कोई भी म्यूचुअल प्रॉफिट रहेगा, आपस में जो प्रॉफिट हुआ नहीं है, आप जबरदस्ती का मिला है, उसको आप हटाओ। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, जितना आप स्टॉक भेजे थे, जो बच गया उसमें 20% प्रॉफिट मिला हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो पी को स्टॉक बेच रहा है ना, उसमें 20% प्रॉफिट है और सेल पे है, और ओ के लिए जो भी भेजेगा ना, ओ के लिए सेल ही होगा। ओ के लिए क्या होगा? सेल होगा। तो ओ के लिए सेल 10,000 था, जिसका 50% स्टॉक ओ का बच गया, तो 50% से मतलब रहेगा, क्योंकि बाहर में जो स्टॉक बेच दिया ना, कौन बेचेगा? अपना सब्सिडियरी पी लिमिटेड, तब तो टेंशन नहीं है, खेला खत्म, ठीक है। लेकिन जो नहीं बेच पाया, तो 50% नहीं बेच पाया, उसमें 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो कितना आएगा? बोलो, 1,000 आएगा। इसको इसलिए हम लोग पहले कर लिया, क्योंकि जब हम लोग कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे हम लोग दो जगह से एडजस्ट करेंगे। एक तो स्टॉक से घटाएंगे, क्योंकि स्टॉक में इंक्लूड है प्रॉफिट। दूसरा, हम लोग अपना जब कंसोलिडेशन पीएल बनाएंगे, ताकि रिजर्व एंड सरप्लस, ताकि उसको हम बैलेंस शीट में लिख सके, वहां से भी हटाना पड़ेगा। इसीलिए आप इसको स्टेप 4 कर लीजिए। यदि कोई बच्चा इसको स्टेप 4 नहीं करता है, तो आप आगे पीछे हर स्टेप कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आपको यही पहले रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम अपना बैलेंस शीट का दो चीज करेंगे, कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिसाब कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट 5 मिनट में बन जाएगा। स्टेप नंबर क्या होगा? 5 होगा। तो इसमें क्या होगा? कंसोलिडेटेड, इसको थोड़ा हमको खत्म करना पड़ेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये हम थोड़ा इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 5, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब हमको यह रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में लिखना है। तो एक एक रिजर्व और सरप्लस को देखेंगे। तो बैलेंस शीट में जाइए, पहला क्या रिजर्व है? शायद जनरल रिजर्व है ना? हाँ, जनरल रिजर्व हेडिंग डाल दो। इसमें दोनों का देखेंगे, पहले ओ लिमिटेड का। ओ लिमिटेड का टोटल बताओ कितना है? ओ का तो पूरा लेंगे, होल्डिंग कंपनी का पूरा ही लेते हैं। बस जब जाओगे आप लिखने सब्सिडियरी का ना, तो इसका शेयर लेंगे। अब सुनो, याद करो, हम लोग स्टेप 2 में रेवेन्यू रिजर्व का एक कॉलम बनाया था, इसीलिए हम ये वाला अभी तक खत्म नहीं किया। ये रेवेन्यू रिजर्व का जो कॉलम था ना, ये दोनों याद है, 3 कॉलम था, एक कैपिटल प्रॉफिट, एक रेवेन्यू प्रॉफिट और एक रेवेन्यू रिजर्व। तो जो रेवेन्यू है वो पोस्ट होता है, पोस्ट वाला रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या है? पोस्ट है। तो ये जो 7500 है ना, ये रिजर्व का कॉलम था ना, लास्ट वाला। फर्स्ट वाला कैपिटल प्रॉफिट था। किसका बात हो रहा है सर? स्टेप 2 का। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हर जगह काम आ रहा है। तो स्टेप 2 में जो एनालिसिस किया था ना कैपिटल प्रॉफिट का और रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो रेवेन्यू रिजर्व देखो ये वाला था। किसका हिस्सा लोगे? ओ लिमिटेड का लेंगे, जो किसमें से आया है? पी लिमिटेड में। तो अभी हम लोग जो कंसोलिडेशन बना रहा है ना, ये होल्डिंग कंपनी बना रहा है। तो होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड से कितना शेयर पाएगा? तो 75% कितना आया था? 7500, मतलब टोटल कितना हो गया? 67,500, मतलब ये तय हो गया। अपना पूरा लिखेंगे
और उसका भी। और सब्सिडियरी का उतना ही लिखेंगे जो आपके शेयर में होगा। और रिजर्व एंड सरप्लस में ना पोस्ट एक्यूजिएशन आता है, प्री वाला पार्ट नहीं आता है। प्री वाला पार्ट तो इन्वेस्टमेंट में गया, याद है, कैपिटल प्रॉफिट बोल के। प्री वाला पार्ट किस में गया? इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल प्रॉफिट बोल के। स्टेप नंबर जो कितना था एक बार बता दो तुम्हें? नंबर सर 3 था। 3 था। स्टेप नंबर 3 में देखिएगा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर के नीचे कैपिटल प्रॉफिट लिखे थे ना, 4500 4500, वो प्री था। और पोस्ट वाला किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अब सर हम लोग पीएल का आइटम देखेंगे। हाँ, अब पीएल में भी देख लो, बैलेंस शीट पे देखो पीएल में। हाँ पीएल तो ओ लिमिटेड का तो पूरा लेंगे, ओ लिमिटेड का टेंशन नहीं है, 30,000। लेकिन जब आप पी लिमिटेड का देखोगे ना, तो पी लिमिटेड देखो एक कॉन्सोलिडेशन बना कौन रहा है? होल्डिंग, ओ लिमिटेड बना रहा है। तो ओ को देखो, ओ लिमिटेड को देखो, उसका 75% इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट देखो 10,500 मिला था। मतलब यहाँ पे एक काम करो ना, यहाँ पे आप लोग लिख लो शेयर, लिख लो पी लिमिटेड के बगल में कहीं पे लिख लो शेयर। बोलो क्यों? क्योंकि पूरा तो नहीं ना लेंगे पी लिमिटेड का, उसका हिस्सा लेंगे, हाँ सर। ठीक है। तो टोटल मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 40,500। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, ये ओ लिमिटेड जो बेचा था पी लिमिटेड को, मेरी तरफ देखो, ओ लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, ये किसको बेचा था? पी को, सब्सिडियरी को। ये खुद प्रॉफिट मिला के रखा था, जो कि ओ लिमिटेड, पी लिमिटेड उस स्टॉक को बाहर नहीं बेच पाया, जो कि प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो प्रॉफिट इसको हटाना पड़ेगा, तो प्रॉफिट यहां से हटेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? हटेगा। तो यहाँ पे लेस करेंगे, कौन सा प्रॉफिट है ये? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बता रहे कितना अनरियलाइज प्रॉफिट था? 1,000। रुक जाओ, स्टेप 4 से वाला लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेप 4 लिख लेना। तो मेरे पास टोटल कितना प्रॉफिट आ गया? 39,500, ठीक है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप प्रपोज डिविडेंड देखना, तो इसका ट्रीटमेंट हम आपको बता देता है। बी नंबर में आइए, ठीक है, मतलब करंट लायबिलिटी में पहले जाओ, बैलेंस शीट में, वहां पे देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है और प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी का देखना है। सब्सिडियरी कंपनी का टोटल कितना है? 20,000। प्रपोज डिविडेंड का मतलब हो गया कि ये कंपनी प्रपोज किया है, अपने शेयर होल्डर को देगा। तो 20,000 में 75% किसको मिलेगा? खुद पी लिमिटेड को मिलेगा, ठीक है, मतलब ओ लिमिटेड को मिलेगा, होल्डिंग को मिलेगा। अनाउंसमेंट कौन किया है? पी लिमिटेड किया है। तो इसका 75% आपका मिलेगा। यहाँ पे किसके पास आएगा? ये ओ लिमिटेड के पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, पीएल में ही रहने दो इसको, ठीक है, 39,500। तो ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड फ्रॉम, वो ठीक है, वो पी लिमिटेड से ही होगा। पी लिमिटेड का टोटल प्रपोज डिविडेंड कितना है? 20,000, जिसमें से 75% 15,000 मेरे को मिलेगा। तो मेरा फ्यूचर का प्रॉफिट है ही है, फ्यूचर का प्रॉफिट है ही और फिक्स है, इसीलिए प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि शेयर होल्डर में ये लॉ में भी लिखा हुआ है कि जो प्रपोज डिविडेंड एक बार अनाउंसमेंट होता है ना, कंपनी हर हालत में पे करता है, नहीं तो उसके ऊपर लिटिगेशन पेनल्टी और फाइन लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंफर्म प्रॉफिट है बोल के हम लोग कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी अपना हिस्सा टान लिया, ठीक है। 54,500। एक मिनट रुक जाओ, इसको एक बार और बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर, ठीक है। देखिए ये हम खत्म कर देता है, स्टेप 2 का था उसको हम हटा दिया। देखिए तो टोटल कितना आएगा? 54,500 आपका पीएल का प्रॉफिट हो गया, और जनरल रिजर्व का हिस्सा कितना मिला था? 67, और 1,22,000। ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का पहले जनरल रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का पूरा ले लेंगे, और पी लिमिटेड का
रेवेन्यू शेयर लेंगे। रेवेन्यू कहाँ है? स्टेप नंबर 2 में है, रेवेन्यू रिजर्व का कॉलम है। 7,500 रुपया देखिएगा, लास्ट में होल्डिंग का 75% का शेयर निकला था। फिर पी लिमिटेड में ओ लिमिटेड का पूरा ले लेंगे यस सर। और पी लिमिटेड का पूरा ले लेंगे, और अनरियलाइज प्रॉफिट आप यहाँ से माइनस करोगे, क्योंकि ये खुद कौन गंदा करके रखा है? खुद होल्डिंग ही गड़बड़ करके रखा है, अपने सब्सिडियरी को बेचा जो प्रॉफिट हुआ नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसा प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है आप उसको मान रहे हो, क्योंकि स्टॉक तो स्टॉक होता है ना, तो बिका नहीं ना मार्केट में, इसलिए माइनस होगा। लेकिन अब बात होता है प्रपोज डिविडेंड का। तो देखिए प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी का देखेंगे। सब्सिडियरी कंपनी 20,000 रुपया बोला है कि अपने शेयर होल्डर को बांटेगा, जिसका 75% होल्डिंग किसका है? ओ लिमिटेड होल्डिंग का। तो होल्डिंग अपना शेयर ले लेगा, मान लिया कि मिल जाएगा, इसीलिए अपने पीएल अकाउंट में इंक्लूड कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए इसको प्रॉफिट माना गया, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड है ना, उसको एक बार जो कंपनी अनाउंसमेंट करता है ना, तो कन्फर्म में देना ही पड़ेगा, निश्चित एकदम प्रपोज डिविडेंड देना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको मान लिया गया। आपके बुक में सॉल्यूशन भी इसी तरह से है, तो आप इसको इसी तरह से ही करोगे, ठीक है। तो टोटल 1,22,000 आ गया। अब फटाफट बैलेंस शीट बनाएंगे, 5 मिनट लगेगा, और कुछ नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखो, वो आप ना डायरेक्ट ना वर्किंग में भी कर सकते थे, नोट्स ऑन अकाउंट में। सुनो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ भी छूट जाएगा उसको नोट्स ऑन अकाउंट में भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, बस आपको जोड़ना है कि जो जो माइनॉरिटी का हिस्सा आया ना, कैपिटल का, प्रॉफिट का, वो सब दे देंगे, ठीक है। चलिए बना ही देता है, स्टेप नंबर 6 भी बना दें, स्टेप नंबर 6 भी बना ही देते हैं। थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, 15 मार्क्स भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भैया 25% वाला लोग आदमी है, ठीक है। आपको सर कैसे इसको याद रखना होगा, देखो जब भी आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाओगे तो आपके दिमाग में कंफर्म होना चाहिए कि उसको क्या क्या मिलेगा, उसको मिलेगा तो क्या क्या मिलेगा। सर शेयर कैपिटल पहले मिलेगा 25%, 50,000। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, हाँ चलिए ठीक है। पहले तो उसका शेयर कैपिटल मिलेगा, तो शेयर कैपिटल पी लिमिटेड का कितना है? 2 लाख है ना, उसमें 75% तो बाजी मार लिया होल्डिंग, ओ लिमिटेड ले लिया, उसका चला गया, तो बचा आपके पास 25%, तो कितना आएगा? 2 लाख सिर्फ 50,000 आएगा, सॉरी सिर्फ 50,000 आएगा। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 में जाना है, और जहां जहां से उसको प्रॉफिट मिला है वो सब चाप दीजिए यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 2 में जाइए, और स्टेप नंबर 2 में लास्ट में देखो माइनॉरिटी का हिस्सा 25% लिखे थे, उसमें 3 चीज था, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कितना था? 1500 था ना। स्टेप नंबर 2 में है, सब सारा इंफॉर्मेशन स्टेप नंबर 2 में है। ये जो शेयर मिल रहा है, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व कितना है? 3500। ये तीसरा कॉलम बनाए थे ना, उससे ये रेवेन्यू रिजर्व आया, स्टेप नंबर 2 का तीसरा कॉलम। उसके बाद शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, अच्छा ये प्रॉफिट होगा, ये सेकेंड कॉलम में था भी, इसका मतलब रेवेन्यू रिजर्व। अरे उसका हिस्सा तो देना पड़ेगा ना, 25% जहां जहां मिला 2500। उसके बाद टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का खुद का कैपिटल है, बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट से जहां जहां प्रॉफिट मिला उसका बढ़ते जाएगा फंड, 57,500। इसको हम लोग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि देखो कंसोलिडेशन पेरेंट कंपनी कौन है? ओ लिमिटेड है, तो ओ लिमिटेड किसका मतलब अकाउंट पूरा ले लिया, बुक्स पी लिमिटेड को ले लिया। तो पी लिमिटेड में जो छोटा बच्चा लोग है ना, माइनॉरिटी 25%, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। तो किसको पे करना पड़ेगा? ओ लिमिटेड को पे करना पड़ेगा ना माइनॉरिटी का, इसीलिए लायबिलिटी साइड में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, अब 10 मिनट लगेगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। आगे बढ़े तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में जाएं, बोलो यस सर। ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट में आइए, हाँ बैलेंस शीट में आइए, हेल्प करो मेरा, ठीक है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ओ लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। एज ऑन
31 12 क्लोजिंग डेट जिस दिन का रहेगा 31 दिसंबर 2019, इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग इसका क्लोजिंग डेट बैलेंस शीट का था, तो हम लोग ओपनिंग अपने मन से अज्यूम कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कब शेयर एक्वायर किया। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्टिकुलर नोट्स अकाउंट, एक नोट्स ऑफ अकाउंट्स एंड एक अमाउंट, नोट्स ऑन अकाउंट है एक अमाउंट कॉलम। और एक अमाउंट कॉलम है। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये आप लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, हम मेन चीज लिख दे रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अच्छा चलो पूरा ही लिख देता है, शेयर होल्डर फंड, फंड। आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, ये देखो, ये जो रिवाइज शेड्यूल 3 है ना, ये फिक्स है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, शेयर कैपिटल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सिर्फ वो का लेंगे, हाँ, क्यों लेंगे, इसके पीछे भी रीजन है। देखो, इसके बदले ही तो नहीं दे सकते। सारा बैलेंस शीट में सब आइटम हम लोग ले लेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटी पूरा, खाली कैपिटल में होल्डिंग अपना खुद का कैपिटल लिखेगा, क्योंकि आप जो सब्सिडरी का कैपिटल है उसी के बदले में ना आप सारा एसेट्स और लाइबिलिटी गुडविल वुडविल एडजस्ट कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे सब्सिडरी का कैपिटल नहीं लेंगे। सब्सिडरी का तो खुद का कैपिटल है, और वैसे भी इशू उसके और वजह से हुआ है ना। इशू वो किया, सब्सिडियरी किया, आप थोड़ी ना किए हो, आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है, वही इन्वेस्टमेंट कट रहा है, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है, गुडविल, कैपिटल, एसेट, सब एसेट्स मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल लिखेंगे। कितना है बाबू, 5 लाख। 5 लाख। इसका आपको नोट बनाना होगा, तो नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा, और नोट्स ऑन अकाउंट जहां बैलेंस शीट खत्म हुआ वहां पे लिखना नंबर 1 शेयर कैपिटल, बस लिख के जितना शेयर है वो सब लिख दीजिएगा। कितना शेयर इतना रुपया में है ना, फेस वैल्यू इतना में, वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में क्या है, सरप्लस, बस इसी के लिए तो हम लोग मेहनत किया। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना स्टेप नंबर था, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 नहीं था, ध्यान दो। अच्छा, 2 में तो एनालिसिस था ना, प्री और पोस्ट का कैलकुलेशन था। स्टेप 5, अब सुनो एक बात बता रहा है, ये स्टेप 5 को ना आप नोट्स ऑन अकाउंट में भी बना सकते हो, कोई असुविधा का बात नहीं। जो स्टेप 5 हम लोग कर रहा है, इसके जगह पे आप नोट्स ऑन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे नोट्स नंबर 1 डाल दोगे। यदि आपका शेयर कैपिटल का 1 रहेगा तो इसको 2 डाल देना। हम लोग ऑलरेडी एक बार नोट्स ऑन अकाउंट में नहीं बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग स्टेप 5 में इसका डिटेल दे दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके पास काफी नॉलेज है। चलिए स्टेप नंबर 5 बोलिए, कितना आया था, 1,22,000। याद आ रहा है, इसमें क्या किए थे जानते हो, इसमें होल्डिंग का सारा लिखे थे, और सब्सिडियरी का रेवेन्यू वाला जो हिस्सा है पोस्ट एक्विजिशन पार्ट ही लिखे थे। मतलब होल्डिंग का पूरा और सब्सिडियरी का कितना लिखेंगे, पोस्ट वाला। प्री वाला तो चला गया था किसमें, इन्वेस्टमेंट में, कॉस्ट रिडक्शन में। ठीक है, स्टेप नंबर 3 था ना शायद वो, गुडविल और एक कैपिटल रिजर्व, प्री वाला उसमें गया था। नेक्स्ट आगे बोलिए, सर माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 नंबर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसको भी आप नोट्स बनाते यदि तो यहाँ पे नोट 3 लिख देते, हम लोग ऑलरेडी कर चुका है सम्स को थोड़ा इजी करने के लिए। तो आप स्टेप 6 में कितना था, 57,500। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी है क्या क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 60,000। 60,000 है, वो लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोनों का लिखना है, दोनों का है क्या, दोनों का लिखना पड़ेगा। इसमें 1 लाख का लॉन्ग टर्म, हाँ 1 लाख था ना, ठीक है। तो देखो 1 लाख में किसका इन्वेस्टमेंट था, हाँ इसको समझ लो बढ़िया से, रुक जाओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होता है उसमें पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन और डिवेंचर आता है। ठीक है, इसमें 12% डिवेंचर है। यहाँ पे ओ लिमिटेड का एक भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, लेकिन पी लिमिटेड का 1 लाख है। पी लिमिटेड का कितना है बाबू, 1 लाख है। 1 लाख में से आप देखो डिवेंचर में इन्वेस्ट खुद ओ किया है, ओ किया है, देखो इन्वेस्टमेंट में जाइए, 400 डिवेंचर खरीदा है 90 रुपया देके, तो कितना का फेस वैल्यू कम हुआ, 100 का फेस वैल्यू तो 100 ही होगा ना, वो 90 तब क्या है सर, 90 आपका ना पेड अप वैल्यू है, मतलब पे किया है। पे हम लोग नहीं देखेंगे, हाँ डिस्काउंट दिया, हम लोग को फेस वैल्यू देखना है, क्योंकि डिवेंचर कभी भी रिकॉर्ड होता है ना अपने फेस वैल्यू से रिकॉर्ड होता है। तो भैया 400 डिवेंचर इंटू 100, 40,000 तो खुद खरीदा है, कौन खरीदा है, ओ लिमिटेड खरीदा है। तो भैया अपना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कैंसिल करेंगे तो लाइबिलिटी भी तो कैंसिल होगा, तो इसीलिए दोनों को हटा दिया गया। ठीक है, यही कारण है, देखो
यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई किए थे ना, शेयर कैपिटल में किसका शेयर कैपिटल नहीं लिए हो, शेयर सब्सिडियरी का नहीं लिए, पी लिमिटेड का नहीं लिए, ठीक उसी तरह ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो डिवेंचर आप खुद इन्वेस्ट करके रखे हो ना, उसका फेस वैल्यू लोन नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेस्ट किए तो लोन कैसे मान सकते हो, इसीलिए वो वाला लोन का पार्ट हटा दिए। ये जो आप हटाए हो, ये ओ लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट है, वो किया इन्वेस्टमेंट 400 को 90 रुपए के हिसाब से, बट हमेशा फेस वैल्यू से लोन अकाउंट ये होता है, एडजस्ट होता है। तो डिवेंचर कभी भी एडजस्ट होगा तो किससे होगा, लोन अकाउंट। इसको आप नोट में भी डाल सकते थे कि पी लिमिटेड का लोन 1 लाख है, लेस कर देते क्या इन्वेस्टमेंट जो किया है, लेस सेटअप 40,000 60,000 वहां पे दिखा के यहाँ पे लाके देख सकते थे, बट अब यहीं पे कर दिया, आप समझ जाइएगा। ये 40,000 किसका इन्वेस्टमेंट है, खुद होल्डिंग कंपनी ओ लिमिटेड का, इसीलिए इसको माइनस कर दिए। तो टोटल बाहर वाला लाइबिलिटी कितना बच गया, वो कंटिन्यू रहेगा, बाहर वाला लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आगे बोलिए, करंट लायबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितना कितना है, ट्रेड पेबल्स इसमें और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो 4 नंबर आ गया करंट लाइबिलिटी। इसमें क्या क्या है, ट्रेड पेबल कितना कितना है, इसका नोट बना लीजिएगा, इस सब क्रेडिटर है इसका 40,000 और उसका 25,000 दोनों का ऐड कर दीजिए। 40,000 25,000 और 25,000 कितना हो गया, 65, लेकिन उसमें से माइनस भी तो करना है, म्यूचुअल जो ये हुआ था म्यूचुअल सेटअप हुआ था ना, 10,000 का। हाँ 10,000 का, तो इसको आपको वर्किंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना हवा में मत उड़ाइएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, 2-3 नंबर कट जाएगा 15 में से, यदि पूरा करेक्ट रहेगा फिर भी। क्रेडिटर लिखे, ट्रेड पेबल नहीं। अच्छा यहाँ पे हम ना नोट 1 बना देते हैं, चलो आगे बोलो। हां इसका टोटल आएगा 55,000। कुछ छोड़ अच्छा यहीं पे कर देते, छोड़ो ना, बच्चा लोग समझ जाएगा। चलिए कितना आया, 55,000। आगे बोलो, बिल्स पेबल भी है, ट्रेड पेबल के बाद क्या है, बिल्स पेबल। अब जो क्रेडिटर करते तो अच्छा रहेगा। कुछ मिसिंग किया है क्या, एक बार देखो तो। ट्रेड पेबल में देखिए एक बार, 40 और 25 कितना होता है, 65,000। हां 10 माइनस कर दिए तो 55 ठीक है, तो है। 55,000। हां ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल को मत अज्यूम कीजिए, बिल्स पेबल अलग है। अच्छा वो ट्रेड पेबल में लेकिन सब आता है, इसीलिए हम क्रेडिटर बोल रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ पे ट्रेड, इसका नोट बना लो, क्योंकि ट्रेड पेबल, पेबल वर्ड में दोनों चीज आता है, क्रेडिटर भी और बिल्स पेबल भी। इसका नोट बना लो, नोट में भी समझा देंगे, नोट 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो आइटम। टोटल आएगा आपका 67,000। ये कैसे आया, इसको अभी हम बातचीत कर रहे हैं। आगे बोलो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एकदम इसका भी नोट बनाना पड़ेगा। हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 2, टोटल 45,000। इसका कितना है, 45,000। ये दो अभी हम नहीं समझाए, यहाँ पे हम बोर्ड पे समझाएंगे, ठीक है। खत्म हो गया ये। उसके बाद बैलेंस शीट का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कितना आ रहा है, 851 851 आइए पहले ये दोनों नोट को समझा देते हैं, उसके बाद एसेट साइड भी स्टार्ट करेंगे। तो आप एसेट साइड में कितना जगह लोगे, इतना ही एसेट साइड में भी जगह ले लीजिएगा। यदि आप अपने कॉपी में करोगे ना तो एसेट साइड में भी इतना ही जगह ले लेना जितना लाइबिलिटी का लगा है, ठीक है। नोट कहाँ बनाओगे, पूरे बैलेंस शीट के लास्ट में, नोट्स ऑन अकाउंट बैलेंस शीट के लास्ट में बनाइएगा, ठीक है। इसको मत कर देना कि कहाँ बनाए सर। चलो यहाँ पे नोट बना देते हैं, फटाफट बनेगा, फटाफट। पहला बनेगा, लिखेंगे नोट्स ऑन अकाउंट, तो ये बैलेंस शीट के एकदम लास्ट में करना है, एसेट जब कंप्लीट कर लोगे तब। तो नोट 1 क्या है, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आया, पहले आएगा क्रेडिटर, किसका किसका है, पी लिमिटेड का कितना है, ओ लिमिटेड का खुद का 40,000 है और 25,000 है, 40 और 25, लिमिटेड का 25,000 है, जिसमें से 10,000 का बिल्स पेबल है। ठीक है 65,000 हो गया। और बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल है 10,000। नहीं रिसीवेबल इसमें थोड़ी ना आएगा, पेबल है, सही से बता नहीं पा रहा हम बता रहे 40-25 किए ना, उसमें से माइनस कीजिए पहले 10,000 क्रेडिटर में से। तो हम ही बता- म्यूचुअल रुक जा। हाँ ये म्यूचुअल सेटअप माइनस होगा ना, कितना हो गया 65,000। इसमें लेस करेंगे म्यूचुअल सेटअप जो आपस में ट्रांजेक्शन करके बैठे हो, ठीक है। कितना है 10,000। तो सेकेंड कॉलम में क्रेडिटर का टोटल चला जाएगा 55,000। अब इसके बाद हम लोग किसका हिसाब करेंगे, बिल्स पेबल। तो यहाँ पे बिल्स पेबल कितना कितना है, बिल्स पेबल दिया था ओ लिमिटेड 12,000।
ओ लिमिटेड का 12,000, और पी लिमिटेड का है सर 8,000 पी लिमिटेड का 8,000 है। और इसका भी तो म्यूचुअल फीस हाँ इसलिए था ना 8,000 था ना, टोटल 20,000 हुआ तो। और आप इसका ना क्वेश्चन का लास्ट एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। लास्ट एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, सी नंबर एडजस्टमेंट, हाँ बिल्स एक्सेप्टेड बाय ओ लिमिटेड इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड, मतलब ओ लिमिटेड जिस बिल को एक्सेप्ट किया है उसको ड्रॉ पी ड्रॉ किया है, Yes, sir. तो आपस में ही तो लेन देन हो गया, तो इसको माइनस कर दो तो बिल्स। हाँ तो ओ लिमिटेड कितना है, ओ लिमिटेड का देखो बिल्स पेबल कितना है, 12,000 कितना है 12,000 ठीक है। हाँ लेकिन माइनस होगा 8,000 ठीक है फिर से, क्योंकि सर जो ड्रॉ किया है हाँ यानी कि पी ने ड्रॉ किया है हम्म। तो इसके लिए तो 8,000 का लाइबिलिटी है ना, 12,000 में तो और भी कुछ इसका लाइबिलिटी होगा ना, लेकिन पी का देखेंगे तो सिर्फ 8 ही है। तो बिल्स एक्सेप्टेड बाय ओ लिमिटेड, हाँ, तो ओ लिमिटेड एक्सेप्ट किया ना, हाँ, तो ओ लिमिटेड के लिए क्या होगा, वो लिमिटेड के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है। हाँ अरे हाँ यार, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, तो आप ओ लिमिटेड का देखो बिल्स रिसीवेबल कितना है 8,000 है, Yes, sir. तो आपस में ट्रांजेक्शन का क्या हो जाएगा, म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा। 8,000 बता रहे रुक जाओ, तो टोटल 12,000 आ गया और ये 67,000 आ गया। ये नोट 1 जो 67,000 था ये है, ठीक है। अभी नोट 2 आप लोगों को शॉर्ट टर्म प्रोविजन बता देंगे, खत्म हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में। अब सुनो आप कौन बता देता है ये 8,000 क्यों किया। देखो बिल कौन एक्सेप्ट किया है, ओ लिमिटेड किया है, ठीक है। तो ओ लिमिटेड में जब वो साइन किया ना तो ओ लिमिटेड को पैसा मिलेगा, तो ओ लिमिटेड का बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाओ, देखो रिसीवेबल 8,000 है। ये 8,000 पूरा किससे मिलने वाला है, ओ लिमिटेड को, ठीक है। पी को मिलने वाला है ओ से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा। इसको अच्छा से करके जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम में कि 8,000 माइनस करेगी 12,000, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2 मतलब नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना। तो कितना कितना आएगा, तो देखिए इसको आपको अच्छा से समझना होगा। देखो ओ लिमिटेड का पूरा रहेगा प्रोविजन, लेकिन देखो पी लिमिटेड का जो था ना होल्डिंग सब्सिडियरी का, टोटल 20,000 वो किया था ना, जिसमें से 75% होल्डिंग अपना हिस्सा पीएल में ट्रांसफर कर लिया, क्योंकि ये मान गए कि ये मिल जाएगा उसको। बट 25% अभी भी तो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो 25% इसका कंटिन्यू रहेगा लाइबिलिटी का। कितना होगा ये 5,000। ये माइनॉरिटी वाला हिस्सा है, माइनॉरिटी में इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये मानना जा रहा है कि अभी ये रियलाइज नहीं हुआ, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में वही लेते हैं जो रियलाइज प्रॉफिट रहता है, ठीक है, ताकि उसका जो बैलेंस बढ़ेगा उसको पे करना पड़ेगा। अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है, होल्डिंग अपना ले लिया हिस्सा बट सब्सिडियरी का नहीं लेंगे, ठीक है। चलो 45,000 आया, उसमें था 45,000 बैलेंस शीट में। हाँ नोट 2 फिर से समझा देते हैं। देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन ओ लिमिटेड का पूरा 40,000 ले लिए, लेकिन पी लिमिटेड का जो 20,000 में से 75% तो प्रॉफिट अपना ले लिया ना, होल्डिंग मान लिया कि प्रपोज डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 25% जो माइनॉरिटी का अभी रियलाइज हुआ नहीं है, तो अभी ये लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसीलिए यहाँ पे 5,000 माइनॉरिटी वाला जो बचा पोर्शन है ना, इसको हम लोग माइनॉरिटी के हिस्सा में इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी ये रियलाइज नहीं हुआ। जो प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू प्रॉफिट हो, वही प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है। मतलब सर वो अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो उसको रियलाइज करेगा क्या? हाँ वो माइनॉरिटी का अलग है, 25% वाला का अलग है, उसमें इसमें मत मिलाओ। आप ये समझो कि अभी ये रियलाइज नहीं हुआ, इसीलिए प्रॉफिट ये लाइबिलिटी कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है, 25% वाला। तो टोटल कितना हो गया 45,000। तो नोट 2 भी हो गया। अभी हम लोग एसेट साइड फटाफट बनाता है, उसके बाद उसको पूरा रिवाइज करा देगा एक बार में, ठीक है, कराएंगे रिवाइज, रुक जाओ। चलिए एसेट साइड, हाँ हट फटाफट मेरा हेल्प कर दो एसेट साइड का, तो ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। एसेट साइड में ये पहले आएगा, इसमें 2 ही पार्ट होता है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। इसके अंदर में पीपीई आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो पीपीई में 2 पार्ट है इस बार, टेंजिबल, एक में है टेंजिबल
गुडविल भी तो मिला था, गुडविल हाँ, तो टेंजिबल देखो, बैलेंस शीट में जाओ एक बार, पहले टोटल लिख दीजिए सर, उसके बाद उसका नोट दे दीजिएगा। ठीक है। टेंजिबल नोट 5 हो गए, नहीं कितना होगा, नोट 5 ही होगा। नहीं हम लोग नोट 3 होगा। हम लोग कुछ नए नोट रेडी नहीं ना किया, लेकिन एग्जाम में 3-4 तो नोट जरूर डालिएगा। उसके बाद इनटेंजिबल, इसमें तो एक ही आइटम है, तो इसका नोट बना के समय मत बर्बाद करिएगा। इस पे ब्रैकेट में गुडविल लिख दीजिएगा, जो स्टेप नंबर कितना था, 3 में था, 21,500। हाँ सर, और इसका बोलो तो नोट कितना बना था, तो कितना वैल्यू आया है, आंसर बोल दो। 6,50,000। 6,50,000। 50,000 इसको कैसे निकालें अभी हम बता देंगे, ठीक है। चलो आगे बोलो। करंट एसेट्स करंट एसेट्स कितना है, सर, इन्वेंटरीज इन्वेंट्री है, 49,000। इसका भी नोट बनाना पड़ेगा ना, इसका नोट बनाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है, याद है, हाँ, ठीक है। तो नोट नंबर क्या हो जाएगा, 4, 49,500 आ रहा है, सिर्फ 49,000। 49,000 आ रहा है। हाँ, ये फिक्स्ड एसेट्स यही है, पीपीई फिक्स्ड एसेट्स है। पहले इसको फिक्स्ड एसेट बोलता था, अभी इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बोलो। अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसका भी नोट बनाएंगे क्योंकि इसमें कुछ बिल्स रिसीवेबल का, हाँ। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, नोट नंबर 90,000। 5, ये 90,000 आएगा, बट ये कैसे आएगा, 90,000 आएगा, बट इसका नोट में डिटेल करेंगे। अब देखो, आपको तो मान लो मेरे पास तो अभी इसका आंसर्स है, तो हम इसको यहाँ से देख के लिख दिया, तो एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, आप एग्जाम में पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेना, ठीक है। पुराना वाला जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया ना, उसको देख के पूरा फॉर्मेट रेडी कर लोगे। जो जो डेटा आपको लगेगा जिसमें ज्यादा पेचीदा है, एडलेस ज्यादा है, उसका कॉलम अमाउंट का छोड़ दीजिएगा और नोट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद जहां बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट खत्म होगा, नोट बनाते जाएगा, जो वैल्यू टोटल आएगा उसको नोट के बगल में डाल दोगे। समझ में आ रहा है कैसे करना है एग्जाम में, मतलब आपको पहले क्या बैलेंस शीट रेडी करना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट, फिर जहां जहां जगह बचेगा उसको नोट्स ऑन अकाउंट में डिटेल करके डालेंगे। चलिए आगे बोलिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड कैश एट बैंक आता है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कितना था बोलो तो एक बार, होल्डिंग का कैश, होल्डिंग का 11,000 हाँ और 30,000। बस। तो देखो जहां पे आपको नोट नहीं बनाना होगा वहां पे दोनों का ये जोड़ के बस जरूर दिखा देना, 11,000 और 30,000, तो 41,000 आ गया। इसका नोट नहीं बनाया हम लोग, ठीक है। 851,500 एसेट साइड के बराबर हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग 500, अच्छा 500 है, सॉरी, ठीक है, भूल हो गया। अब देखो यहाँ पे नोट नंबर 3 का हम लोग डिस्कशन करता है, तो मेरे पास जगह यहाँ पे हम बता रहा है, तो जो आप नोट्स ऑन अकाउंट बनाओगे, जहाँ पे आप 1 और 2 बनाए हो उसके बाद ही 3 बनाइएगा। नोट का सीक्वेंस करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2 नोट बैलेंस शीट के ऊपर बना दिया 2 नोट, नहीं वैसे नहीं होता है। नोट्स ऑन अकाउंट पूरा बैलेंस शीट के नीचे ही बनाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो नोट नंबर 3 क्या होगा, नोट नंबर पीपी हेडिंग डाल दीजिएगा। अब कैसे लिखेंगे देखो, टेंजिबल अनजिबल तो अपना हो ही जाएगा, ठीक है। उस पे देखो पहले किसका किसका कितना कितना है, ओ लिमिटेड का कितना है, 3,50,000। रुक जाओ एक एक करके। ओ लिमिटेड का है आपका 3,50,000, लिमिटेड का 3,20,000 और पी लिमिटेड का कितना है, 3,20,000। 3,20,000, अब टोटल कर देंगे तो 6,70,000। और टोटल आ जाएगा 6,70,000। लेकिन ओवर वैल्यूएशन देते हैं, हाँ, ओवर वैल्यूएशन कितना था, 20,000 का। तो ओवर वैल्यूएशन करके रखे तो कम करना पड़ेगा ना। हाँ, आधा कर देते ओवर वैल्यूएशन 20,000 20,000 6,50,000 माइनस होगा, ये हो जाएगा 6,50,000। हो गया। तो ये जो 6,50,000 है ना, यही आपका नोट 3 में है। अब नोट 2 नोट 4 इन्वेंट्री का, इसको खत्म कर दे क्या, क्योंकि फिर नीचे हो जाएगा जगह का, स्पेस का कमी होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ओ लिमिटेड पी लिमिटेड का टोटल कर लेगा और ओवर वैल्यूएशन माइनस कर लेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, नोट 4। नोट 4 में क्या है, यहाँ पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हम लोग स्टॉक को बोलते हैं, अपने लोग इन्वेंट्री लिखते हैं स्टॉक के जगह पे। ओ लिमिटेड तो का सर 35,000, ओ लिमिटेड का तो एकदम मौज में लिखिए 35,000, 35,000, टी का 15,000, और पी का कितना है, 15,000। तो टोटल 50,000 हो गया। यस सर, और उसमें प्रॉफिट अब सुनिए, देखो अनरियलाइज प्रॉफिट, आप देखो कंसोलिडेशन रिजर्व और सरप्लस जब बनाए थे तो माइनस किए थे, तो उधर लाइबिलिटी कम किए ना, रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस किए, तो एसेट्स भी कम करना पड़ेगा।
तभी जाके दोनों तरफ टैली होगा। हर एडजस्टमेंट का देखो दो दो जगह इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग जो कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस बनाए थे, पीएल वाला पार्ट में लास्ट में क्या किए थे, माइनस किए थे अनरियलाइज प्रॉफिट। तो आप लाइबिलिटी साइड कम किए ना, तो आपको एसेट साइड भी कम करना पड़ेगा, तभी बोथ साइड इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? और वैसे भी आप कॉमन सेंस अप्लाई करो, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है ना, तो भाई प्रॉफिट इंक्लूड करके एसेट लिखोगे। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर होता है, तो आपको अनरियलाइज प्रॉफिट यहां से हटाना पड़ेगा। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 1000 निकाले थे ना 20,000 का, सॉरी कितना था 10,000 का, 50% स्टॉक नहीं बिका था, उस पे 20%। ये 50% क्यों लिए थे, जो स्टॉक नहीं बिकता है ना वो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। 49,000 आ गया। आप ध्यान से देख पाते हो कि नोट 4 है। आप वीडियो को पॉज करके ना इसको घर में आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी वीडियो बच्चा लोग देख रहा फटाफट हम तो खत्म कर दे रहा, वेट नहीं कर रहा है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल का भी थोड़ा बनाना पड़ेगा, लास्ट है, उसके बाद एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रेड रिसीवेबल कितना है, नोट 5, हाँ नोट्स ऑन अकाउंट का 5 नंबर है। ओ लिमिटेड का पूरा लेंगे 60,000। अच्छा, ये जो हम ओ लिमिटेड का ले रहा है, पी लिमिटेड का ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर 2019 का दिया ना, वहां पे जाके सारा डेटा मिलेगा आपको। और होल्डिंग का आपको सारा लेना है, सब्सिडियरी का एसेट्स और लायबिलिटी सारा लीजिएगा, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर लीजिएगा और कैपिटल मत लीजिएगा। ये बात याद रख पाओगे। चलो पी लिमिटेड का कितना है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में आप लोग गलती कर दी ना, मेरे को डेटर उटर नहीं बताया, अलग अलग लिखना पड़ेगा, डेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता है डेटर, डेटर होगा ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आता है। ओ लिमिटेड पी लिमिटेड, पी लिमिटेड कितना है 30,000, तो ये टोटल हो गया। अब देखो कोई म्यूचुअल सेटअप है डेटर में, तो 10,000 का था ना, क्रेडिटर इंक्लूड था, एक का क्रेडिटर होगा तो दूसरे का क्या होगा, डेटर होगा। मतलब ये बात दिमाग में सेट कर लो कि यदि किसी क्रेडिटर में एडजस्ट हो रहा है ना, तो उल्टा डेटर में भी करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिटर कम कर दोगे और डेटर कम नहीं करोगे तो बैलेंस शीट इक्वल कैसे होगा। तो इक्वल कराने के लिए आपको दो जगह एडजस्टमेंट डालना ही पड़ेगा। तो 10,000 वो क्रेडिटर वाला जो इंक्लूड था ना, तो किसी के लिए क्रेडिटर था तो दूसरे पार्टी के लिए क्या होगा, डेटर होगा। तो ये मेरा डेटर का 80,000 आ गया। आगे बढ़े, अब क्या करें, बिल्स रिसीवेबल का करें, क्योंकि आप तो ट्रेड रिसीवेबल का कर रहे हो तो रिसीवेबल देखोगे ना। हाँ, बिल्स रिसीवेबल जो उसका देखेंगे तो 8,000 था। हाँ, तो इसका 10,000 कैसे है, इसका में उसका जब हम लोग हटाए थे, हाँ उसके लिए पी लिमिटेड के लिए तो 8,000 था उसका बिल रिसीवेबल, यहाँ पे भी 8,000 है, ठीक है। देखो बिल्स रिसीवेबल एक बार देखिए ना, बैलेंस शीट में जाओ, रुक जाओ, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस शीट में जाओ ना भाई। आप देखो ओ लिमिटेड का कितना है, बिल्स रिसीवेबल हाँ 10,000 है, और पी लिमिटेड का कितना है 8,000 है। और 8,000 का ना ये था, उसके फेवर में इशू था, तो एक बार आप पेबल में 8,000 माइनस किए हो, तो जब एक के लिए पेबल है तो दूसरे के लिए क्या होगा, तो यहाँ भी 8,000 माइनस होगा, क्योंकि एक के लिए पेबल है तो दूसरे के लिए क्या होगा, रिसीवेबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल सेटअप जो होगा दोनों जगह सेम अमाउंट से करिएगा, ठीक है। म्यूचुअल सेटअप कितना से माइनस करें, 8,000 से ना, 8,000 से होगा, ठीक है। वहां पे भी 8,000 से माइनस किए होंगे, बोलो तो वहां पे कहां पे बोल रहे हैं हम, पेबल में, क्योंकि आप वहां पे यदि डिफरेंट अमाउंट होगा तो मिसमैच हो जाएगा, फिर या तो ट्रांजिट का कहानी आ जाएगा। बट रिसीवेबल में ट्रांजिट नहीं होता है, जनरली डेटर उटर में हो सकता है, कैश इन ट्रांजिट कभी कभी रहता है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 18 में से 8 जाएगा, कहाँ पे, अरे ओ लिमिटेड का तो 12,000 था ना। अच्छा एक मिनट, हाँ सर ठीक है, गलत अमाउंट ले लिया क्या बैलेंस शीट से, हाँ सही सही है। 10,000 8,000 18,000। पहले बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाओ आप लोग, वहां पे बिल्स रिसीवेबल देखो दोनों का लेना है, तो दोनों का ले लिए। और म्यूचुअल सेटअप में आप देखो लास्ट वाला एडजस्टमेंट, वो किसी के लिए पेबल है तो इसमें रिसीवेबल भी तो होगा उसी पार्टी के लिए, अपोजिट पार्टी के लिए, तो कितना हो जाएगा ये 10,000। तो टोटल मेरा कितना आ गया, ट्रेड रिसीवेबल टोटल 90,000 आ गया, जो कि डन है।
ठीक है। अब एक बार 5 मिनट लेगा, पूरा हम वीडियो जो बनाया है उसका हम एक बार समरी रिवाइज करा देता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है धीरे धीरे कर। क्या ओ लिमिटेड एक कंपनी है, पी लिमिटेड एक कंपनी है। ओ लिमिटेड इसमें 1500 शेयर एक्वायर कर लिया है, 75%। तो उसका जो पी लिमिटेड है ना उसका टोटल 2000 शेयर है। तो 2000 में 1500 शेयर पी लिमिटेड कंपनी एक्वायर किया, तो ये हो गया होल्डिंग और ये हो गया सब्सिडियरी। सब्सिडियरी में खुद का जो शेयर होल्डर है उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलेंगे। स्टेप 1 में डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाला, स्टेप 2 में एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट करेंगे। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट में जाता है, जिससे गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता है, स्टेप 3 में निकलता है। स्टेप 3 में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता है। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू रिजर्व होता है वो किस में जाता है, बैलेंस शीट में, कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस पे जाता है। इसीलिए हम लोग स्टेप 2 कर रहे हैं। जो कैपिटल प्रॉफिट उसको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उसको बोलते हैं जिस दिन आप कंपनी एक्वायर करोगे उसके उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद का जो भी प्रॉफिट होगा उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या था, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में याद रखना है, ज्यादा पैसा दे देंगे तो गुडविल, कम पैसा दे देंगे बदले में ज्यादा सामान आ रहा है, सामान बदले में क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, कैपिटल प्रॉफिट आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, कम सामान आएगा ज्यादा पैसा देंगे तो फिर गुडविल हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 बोलो क्या था, अनरियलाइज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में निकाले हैं, लास्ट वाले क्लास में जो पार्ट 1 में था उसमें नहीं निकाले थे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में कर दिया था, आज अलग से कर दिए, उसमें अमाउंट भी दे दिया था। ठीक है, स्टेप 5 में फिर कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस बनाया, वही कंसोलिडेशन रिजर्व एंड सरप्लस जो बनाए थे ना उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख लिए, उसमें जनरल रिजर्व लेंगे और पीएल लेंगे, और कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह वगैरह रहता ना तो लेते, बट क्वेश्चन में है नहीं, कैपिटल रिजर्व भी ले लेते। और याद रखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद फिर हम लोग क्या किया, स्टेप 6 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसका शेयर कैपिटल 25% का हिस्सा फेस वैल्यू, उसके बाद उसको कैपिटल प्रॉफिट मिला, उसका शेयर लेंगे, टोटल मत लीजिएगा, टोटल नहीं लेना है। स्टेप नंबर 2 का जो आएगा उसका टोटल नहीं लेंगे, उसमें उसका माइनॉरिटी का शेयर लेंगे। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट ले लिए। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट में पूरा फॉर्मेट लिख लीजिएगा, जो जो आपको डेटा पता रहेगा, एक आइटम रहेगा डायरेक्ट वहीं लिख लीजिएगा, जो एक आइटम नहीं होगा उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो इसका मतलब ये तय होगा कि पहले आपको पूरा फॉर्मेट लिखना होगा, उसके बाद नीचे में नोट्स ऑन अकाउंट का डिटेल लिखना होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, शेयर कैपिटल कभी भी हम लोग लिखेंगे तो होल्डिंग कंपनी का लिखेंगे, क्यों नहीं सब्सिडियरी का लिखेंगे, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपका, तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल होगा, समझ में आ रहा है, उसी के बदले में तो एसेट्स लायबिलिटी आता है। रिजर्व एंड सरप्लस जब भी लेंगे ना सब्सिडियरी का तो शेयर लेंगे, लेकिन करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड एसेट्स जो भी लेंगे वो पूरा लेंगे। देखना हम लोग करंट लायबिलिटी में और फिक्स्ड एसेट में शेयर नहीं किए हैं, पूरा लिखे हैं, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में कितना लिए हैं, शेयर लेना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, हाँ ये जो आप कर रहे हो ना, फिक्स्ड एसेट पूरा ले रहे हो, रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर ले रहे हो, इसी के बदले में आपका ये आता है, क्या आता है बोलो तो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देंगे, बच्चा गलती कर देता है, इन्वेस्टमेंट एग्जाम में मत लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट की बदौलत ही तो एसेट्स और गुडविल आता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ बचा नहीं। अब हम लोग देखिए आज का ये क्लास यहीं पे ऑफ करता है, फिर हम कोई अगला क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब में भी डालेगा, धीरे धीरे करके 4-5 क्लास डालेंगे। होल्डिंग को छोड़िएगा मत, 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप जरूर ध्यान देना होगा, और एडजस्टमेंट तो सभी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करो ताकि लोगों का हेल्प हो और इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले, हम आगे का वीडियो बनाएं। ठीक है, थैंक यू।